मैं इस वक्त अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी, लेकिन दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि शायद मेरी जान लेकर ही जाती। मगर मेरी आंख से एक आंसू भी ना गिरा था जो मेरी इस जानलेवा तकलीफ को दूर करता। औरत अपनी तकलीफों पर आंसू बहाने के लिए आजाद होती है। वो रोकर अपने दिल का बोझ कम कर लेती है। लेकिन मर्द, कमबख्त मर्द तो सबके सामने रो भी नहीं सकता। मैं क्या कहता कि मुझ पर क्या बीत चुकी है। अब भी वो कल की बात ही लगती है जब सीमा मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। गोरा रंग, लंबे घने बाल, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी मेरी पत्नी। अपनी शादी पर मुझे लगता था कि सीमा को पाकर मैं सारी दुनिया हासिल कर चुका हूं। वो मेरी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत के जो पहली नजर में ही मुझे उसका दीवाना कर गई थी। उसकी तस्वीर देखते ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। रिश्ता पक्का होते ही मैंने शादी के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था। एक एक पल मैंने सीमा का इंतजार किया था। उसके सपने मैंने आंखों में सजाए थे। कितने अरमान मेरे दिल में रोज मचलते थे। बड़ी मुश्किल से आज मेरी शादी का दिन आया था। उसे दुल्हन के रूप में देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी सज गई थी। जिस कदर मुझे सीमा से मुलाकात की जल्दी थी, इतनी ही हमारी रस्में बहुत ज्यादा थी। राम राम करके सारी रस्में पूरी हुई थी। सीमा मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी और मेरे दिल की बेकरारी और बेताबियों का ये आलम था कि पल पल मुझ पर भारी गुजर रहा था। मैं अपने दोस्तों में बैठा था और वो मेरी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि मयंक, तुम जितने उतावले हुए जा रहे हो, तुम्हारी पत्नी तुम पर हमेशा राज करेगी। भाई कुछ इंतजार करवाओ उसे और रोब से जाकर बात करना। अब मैं उन्हें क्या बताता कि राज तो वो मेरे दिल पर कर ही चुकी है और मैं उन मर्दों में से बिल्कुल भी नहीं था जो औरत को अपने वश में रखते हैं। पति पत्नी तो एक दूसरे के साथी और हमराज होते हैं। बमुश्किल ही मैंने अपने दोस्तों से जान छुड़ाई और अपने कमरे की तरफ चल दिया। अभी मैं कमरे में जाने ही लगा था कि एक हथेली मेरे सामने की गई। मेरे और मेरे कमरे के बीच आड़ सी डाली थी। मैं झट से पीछे हट गया। मैंने देखा तो मेरी इकलौती भाभी आखिरी रस्म करने के लिए बेताब खड़ी थी। कमरे में तुम तभी जा सकते हो जब जेब खाली करोगे। भाभी शायद बहस के मूड में थी, लेकिन मैं अपने दिल की बेकरारियों का क्या करता जो सीमा की एक झलक देखकर उसका दीवाना हो गया था। मैंने जेब से कुछ 1000 रुपये निकाले और भाभी के हाथ में रख दिए। भाभी तो खुश होकर वहां से चली गई। फिर मैंने सीने में तेज बुझती धड़कनों के साथ दरवाजा खोला तो मेरा वेलकम गुलाब के फूलों की खुशबू ने किया, जिसने दिल को छू लेने वाली महक से मेरे अंदर के हर जज्बे को और भी महका दिया था। मेरे दोस्तों ने मेरा कमरा सजाने के बीच मुझे कमरे में घुसने नहीं दिया था। कहने लगे, रात को दुल्हन के साथ ही कमरा देखना। सच में कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब और मोती से सजे बेड पर जब मेरी नजर पड़ी तो दिल बुझकर रह गया। कमरे की एक ही लाइट जल रही थी। मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो रात का 1 बज रहा था। मेरे दिल के सारे अरमानों पर जैसे ओस सी पड़ गई थी। ऐसा लगा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मैं सोचकर कमरे में गया था कि जब मैं कमरे के अंदर जाऊंगा तो सीमा कुछ सिमट कर बैठ जाएगी, सर झुकाए शर्माएगी और मैं उसके मनमोहनी रूप को देखकर उसकी तारीफ करूंगा। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर उसे कंगन पहनाऊंगा। लेकिन सीमा सो रही थी। शादी वाले कपड़ों में वो तकिए पर सर रखकर बेखबर सोई हुई थी। मेरे लिए ये बात काबिले यकीन नहीं थी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि लड़कियां शादी के लिए बहुत सपने देखती हैं और शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते को लेकर नर्वस भी ज्यादा होती हैं। ऐसी सिचुएशन में एक लड़की सो कैसे सकती है। मेरे पास आज रात के लिए कितनी बातें थी सीमा से करने के लिए। अपने दिल की हर बेकरारी बेताबी को शब्द देने के लिए मैं कब से बेताब था। मुझे सीमा का सो जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अभी इतनी भी रात नहीं गुजरी थी कि उसे नींद आ जाती। मैंने अपनी शेरवानी उतारी और सामने सोफे पर रख दी। अलमारी से अपने दूसरे कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। मेरे दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आ रहा था। लड़कियों की तो शादी को लेकर नींदें उड़ जाती हैं और एक ये है कि सो भी गई। मैं कपड़े चेंज करके बाहर आया। उसे इस भारी भरकम लहंगे में देखकर मुझे एक और ख्याल सताने लगा कि इतने भारी लहंगे में और उस पर भारी जेवरात पहने उसे नींद कैसे आ सकती है। मेरे बेड के साइड टेबल पर छोटे छोटे शीशे के गिलास में कैंडल लगाई गई थी। कमरे का माहौल दिल को बहकाने के लिए काफी था और इस पर सीमा का रूप मेरे जज्बे को बढ़ाने के लिए मेरे सामने मौजूद था। लेकिन हाय किस्मत कि वो सो रही थी। मेरे अंदर जज्बात का एक बहुत बड़ा तूफान था जो ठाटे मार रहा था और मेरा हमसफर ऐसे मौके पर सपनों के मजे लूट रहा था। पहले तो मेरा जी चाहा कि सीमा को जगा दूं। पहली रात तो पत्नी को झिझक भी बहुत होती है,
मुझसे वो साफ तौर पर शिकायत कभी नहीं करेगी। आखिर मैं क्यों आज की रात उसे सोते हुए देखूं? मेरे अंदर बैठे पति की आना को ये बात कहाँ गवारा थी कि मैं अपनी पत्नी की इच्छाओं को एक तरफ डाल दूं। लेकिन मैं एक आशिक भी था जो पहली नजर में ही सीमा को देखकर उस पर फिदा हो गया था। मैं एक ऐसे गवारा करता कि मेरी महबूबा, मेरी पत्नी सो रही है और मैं उसकी नींद में खलल डाल दूं। क्या सोचेगी वो कि मैं कौन सा कहीं भागे जा रही थी? जो पति से सब्र ना हुआ, मैंने अपने अंदर के जज्बाती पति को थपथपा कर सुला दिया और खुद भी लेट गया। मुमकिन तो नहीं था कि मुझे नींद आ जाती, लेकिन सीमा के खूबसूरत रूप को देखते हुए मैं भी सो चुका था। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर बजने वाली कुंडी पर खुली थी। मैंने नींद से बोझल आंखें खोलकर देखा, बराबर की जगह खाली थी। मैंने वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो सीमा एक सिंपल सा फैंसी सूट पहने हुए थी। उसने गीले बालों को तौली से लपेट रखे थे और खिला खिला उसका चेहरा देखकर मेरी तो सुबह बहुत खूबसूरत हो गई थी। लेकिन रात की वजह से मैं कुछ खफा खफा सा था। सीमा ने मुझ पर बस एक नजर ही डाली थी कि दरवाजे पर फिर से कुंडी बजी। वो दुपट्टा गले में डाले कमरे का दरवाजा खोलने लगी। सामने मेरी भाभी खड़ी थी जो नाश्ते के लिए हमें बुलाने आई थी। मेरा दिल इस वक्त बुझा बुझा सा था। मूड भी बहुत खराब था, इसलिए मैंने सीमा से बात भी नहीं की और सीधा वॉशरूम में चला गया। हमने नाश्ता सबके साथ ही किया था, लेकिन फिर सीमा से दोबारा मुलाकात मेरी अगले दिन शाम को ही हुई थी। वो मुझसे माफी मांगने लगी कि थकान की वजह से उसकी आंख लग गई थी। मेरे पास शिकवे तो ढेर सारे थे, लेकिन मैं उसे कह नहीं पाया। शायद मेरी मोहब्बत को ये बात गवारा नहीं थी कि मैं उसके सो जाने पर उससे झगड़ता। फिर सीमा बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी। वो मेरे सामने बहुत जल्दी ही खुल सी गई थी और बहुत जल्द सबसे घुल मिल भी गई थी। हम 2 ही भाई थे और बड़ी भाभी भी बहुत खुश मिजाज औरत थी। मेरी माँ भी अपनी बहू को बेटियों की तरह समझती थी। शादी के शुरू दिनों में मैं और सीमा घंटों बातें करते रहते थे। जिंदगी के वो दिन किस कदर खूबसूरत थे, मैं आज सोचता हूँ तो आंखें भर आती है। शायद वो दिन एक खूबसूरत सपना थे जो कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। दिल पर एक ठेस सी उठती है। कितना हंसता खेलता घर था हमारा। लोग हम पर गर्व करते थे। मैं शायद अभी अपनी सोचों के समुद्र में ही डूबा रहता, लेकिन एक फोन कॉल ने मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने जल्दी से फोन उठाया। हाँ बोलो रवि। सर वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब क्या ऑर्डर है? मेरे अंडर काम करने वाले जूनियर इंस्पेक्टर की कॉल आई थी। तुम मेरा इंतजार करो, मैं पहुंचता हूँ। मैंने एक गहरी सांस खींचकर अपनी आंखों में आ जाने वाली नमी को साफ किया और उठ गया। रात के 3 बजे का वक्त था। मेरी गाड़ी जिस सड़क पर जा रही थी वहां चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरे का राज था, लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं अंधाधुंध अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। मेरे अंदर तो एक ज्वालामुखी सा फट चुका था। मेरी रगों में उस वक्त खून के बजाय आग सी दौड़ रही थी। मेरी आंखें उस वक्त अंगारे बरसा रही थी। मुझे अपनी गुजरी हुई जिंदगी की याद आने लगी। पहले तो मैंने इन आम सी बातों पर कभी तवज्जो ही न दी थी, लेकिन अब सोच रहा हूं तो हर गुत्थी जैसे सुलझने लगी थी। सीमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसने अपनी सारी जिंदगी दूसरी कंट्री में गुजारी थी। यहाँ भी उसके माँ बाप बस इसकी शादी करने आए थे, क्योंकि दूसरे मुल्क में एक शरीफ हिंदुस्तानी का मिलना मुश्किल था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही सीमा के माँ बाप वापस चले गए। हमारा रिश्ता एक मैरिज ब्यूरो की मदद से हुआ था। सीमा कामकाज में तेज थी, झटपट सारे काम निपटा लेती थी। रात को वो सबको जबरदस्ती दूध का गिलास जरूर पिलाती थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर था और मेरी ड्यूटी अक्सर रात के वक्त ही होती थी। इसलिए मैं कभी ही रात को घर पर होता था। दिन में मुझे एक भरपूर नींद चाहिए होती थी, इसलिए सीमा कमरे में नहीं आती थी। शाम की चाय हम इकट्ठे पीते थे, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाते थे। फिर जब सीमा प्रेग्नेंट हुई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था, लेकिन वो चुप चुप सी थी। मैंने कहा तुम क्यों परेशान हो? तो वो कहने लगी, मयंक मुझे भी डर लगता है कहीं मैं मर ना जाऊं। मेरी दोस्त भी डिलीवरी के वक्त अपनी जान खो बैठी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और तसल्ली देने लगा। पगली, इतनी औरतों के बच्चे पैदा होते हैं, क्या सब की सब मर जाती हैं? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने बड़े प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा। बंटी जब हमारी जिंदगी में आया तो घर में एक रौनक आ गई थी, क्योंकि बड़े भाई की शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन वो आज भी बेऔलाद थे। इसलिए बंटी सबकी आंखों का तारा बना रहता था। जब बंटी पैदा हुआ और मैंने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया तो मुझे न जाने क्यों कुछ अपनापन सा नहीं लग रहा था। मैं खुद गोरे रंग का मालिक था और सीमा तो लाल सफेद मोमी गुड़िया जैसी थी, लेकिन बंटी गेहुए रंग का मालिक था। नैन नक्श में भी वो न मुझ पर था न सीमा पर। मैंने माँ से जब इस बात का जिक्र किया तो वो मुझे डांटने लगी। मयंक तुम भी अजीब बातें करते हो।
बंटी के बाद 2 साल बाद ही माहिर हमारे घर की रौनक बढ़ाने आ गया था। मेरी जिम्मेदारियां अब बढ़ गई थी। अब सीमा और मेरी बातों में भी कमी सी आ गई थी। सीमा का ज्यादातर वक्त बच्चों की तरफ हो गया था। घर कामों में ही वो उलझी सी रहती थी। बस एक काम वो कभी नहीं छोड़ती थी और वो था रात में सबको दूध पिलाना। 4 साल बीत गए थे, लेकिन दूध पिलाने वाली रूटीन में सीमा ने कभी भी कोताही नहीं की थी। मैं अब एसएचओ की पोस्ट पर पहुंच गया था। मैंने जितनी भी तरक्की की थी ईमानदारी से की थी। मेरे नजदीक ईमानदारी सबसे बढ़कर थी, चाहे रिश्तों में हो या मेरी ड्यूटी में। मुझे कहते हुए आज भी गर्व महसूस होता है कि इस दौर में भी मेरा नाम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की लिस्ट में आता था। मैंने आज तक 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं ली थी। आजकल हम एक बहुत खास केस पर काम कर रहे थे। कुछ आसपास के देशों के जासूस हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। रात में एक जगह की मुखबरी मिली। रात को हमें वहीं ऑपरेशन के लिए जाना था। हम वक्त पर वहां पहुंच गए थे। मैं सबका सीनियर था, इसलिए सबकी डायरेक्शन मैं ही तय कर रहा था। दाएं बाएं हर तरफ से मैंने घेरा डाल दिया था। खुद मैं अकेला ही पिछली तरफ चला गया। मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी। बहुत ही सावधान कदम उठाते हुए मैं पिछली खिड़की से अंदर गया था। काले रंग की पैंट शर्ट पर नकाब लगाए वो 20 लोग थे। लेकिन हमारी ट्रेनिंग के बीच हमें ये सिखाया जाता है कि जब हमारे जज्बे अपने वतन के लिए सच्चे हों तो सामने वाला कितना भी ताकतवर हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये बात मायने रखती है कि हमारे जज्बात कितनी हिम्मत रखते हैं। मैं अकेला ही उन सब पर पिस्तौल तान चुका था। मैंने कहा, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना मार दिए जाओगे। मुझे देखकर पहले वो सब लोग चौंक से गए थे, लेकिन ट्रेनिंग उन्होंने भी ली हुई थी। सब के सब लोगों ने मुझ पर पिस्टल तानी हुई थी, लेकिन उस वक्त तक मेरी टीम हमला कर चुकी थी। सभी भागने लगे थे। हमारी कोशिश थी कि उनका एक भी आदमी अगर हमारे हाथ लग गया तो बाकियों को पकड़ना आसान था, लेकिन वो शायद बहुत चोर रास्तों को जानते थे। सभी अलग अलग कमरों की तरफ भाग निकले थे और कमरों में जाते ही न जाने वो कहाँ गायब हो गए थे। मेरी नजर एक नकाब पोश पर पड़ी जो खिड़की से बाहर निकल चुका था। मैं उसी के पीछे भागा। वो अंधाधुंध भाग रहा था। वो इस कदर फुर्तीला दुबला पतला नौजवान था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। मैंने उसे वार्न किया, लेकिन उससे पहले उसने पीछे की तरफ फायर शुरू कर दी। लेकिन मैं लगातार उसकी गोलियों से बच रहा था। उसकी पिस्टल से गोलियां खत्म हो चुकी थी और मैं उसके करीब भी पहुंच गया था। जैसे ही मैंने उसे कांधे से पकड़कर उसके सर से काली टोपी को खींचा तो उसके लंबे घने बाल किसी अफसरा की तरह नीचे गिर रहे थे। मैं हैरान सा रह गया था। वो एक लड़की थी। मैंने उसके बाजू से उसे पकड़ लिया था। अब वो मेरे काबू में थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं उसका चेहरा देख सकूं। लेकिन उसने मेरे हाथ पर इतना जोर से काटा और अपनी जेब से बुलेट निकालकर मेरे हाथ पर वार कर दिया। फिर मुझे अपना हाथ छोड़ना पड़ा। वो फिर भाग निकली थी। वो गलियों में चली गई थी। मैं बहुत देर तक उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। उसकी एक चीज मेरे हाथ लग गई थी और जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। इस बार भी हमें नाकामी का मुंह ही देखना पड़ा था। वो लोग बहुत तेज थे। कई बार पहले भी पुलिस को चकमा दे चुके थे। मैंने बैंडेज करवाई और घर थका हुआ पहुंचा था। मैंने चाबी से दरवाजा खोला। सबसे पहले मैं अपने कमरे की तरफ गया। सीमा, बंटी और माहिर तीनों सो रहे थे। मैं आकर चुपचाप लेट गया। कभी बच्चों को गौर से देखने लगता, कभी सीमा को। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के सामने वो लड़की फिर से आ गई। उसके हाथों में दस्ताने थे। वो पूरी की पूरी कवर थी। बस उसकी आंखें और उसके बाल थे जो मेरा चैन सा चुरा गए थे, मुझे बेचैन सा कर गए थे। न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया। नाइट बल्ब की रोशनी में मैंने सीमा के चेहरे को गौर से देखा। मेरी नजरें न जाने क्या उसके चेहरे पर खोज रही थी। उसके माथे से मैंने उसे देखना शुरू किया था। उसकी आंखें, फिर उसके कानों पर मेरी नजरें रुक गईं। दोनों कानों में टॉप्स थे। ये देखकर मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में आने वाले हल्के से वहम को मैंने खत्म किया और गहरी नींद सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सीमा और बच्चे कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर आया तो एक धमाके वाली खबर मेरे लिए तैयार थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ा भाई उन्हें डॉक्टर के पास से वापस ले आया था। वो कहने लगा, माँ की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, इन्हें नशे की गोलियां दी जा रही है। ये खबर तो सबको चौंका देने वाली थी। मेरी माँ तो एक ठीक ठाक औरत थी। कभी कोई दवाई उन्होंने लगातार इस्तेमाल भी नहीं की थी और नींद की गोली तो हम में से कोई नहीं खाता था। ये बात सुनकर भाभी भी बोल पड़ी। वो कहने लगी, मैं भी लेडी डॉक्टर के पास गई थी। वो भी मुझसे ये पूछ रही थी कि क्या तुम नींद की कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हो। मेरी भाभी औलाद के लिए इलाज करवाती रहती थी। न जाने क्यों मेरा सबसे पहला ध्यान उस दूध पर गया जो सीमा रात को सबको जबरदस्ती पिलाती थी। दिमाग ने कहा कि सीमा में कुछ तो गड़बड़ है। दिल ने फौरन टोक दिया, नहीं सीमा ऐसी नहीं हो सकती।
रात को सीमा ने सबको फिर से दूध पिलाना शुरू किया और मुझसे भी पूछने लगी कि रात की ड्यूटी पर तो नहीं जाना। मैंने कहा जाना तो है। मेरे कहने पर वो कुछ उलझन का शिकार हो गई, लेकिन उसने मुझे दूध का गिलास पकड़ा दिया। मैंने एक हाथ से गिलास पकड़ा और दूसरे हाथ से सीमा का बाजू पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया। तुम सबका ख्याल रखती हो, सबकी इतनी फिक्र करती हो। तुम्हें दिन भर के काम करने के बावजूद तुम कितनी फिक्र से सबको दूध जबरदस्ती पिलाती हो। आज तुम भी ये दूध पियो। चलो शाबाश। मैं जानना चाहता था कि वो खुद ये दूध क्यों नहीं पीती। मेरे कहने पर उसने वो गिलास पीछे धकेल दिया। कहने लगी मुझे इससे एलर्जी है। मैंने वो दूध उसे जबरदस्ती पिलाना चाहा, लेकिन उसने वो गिलास पकड़कर जमीन पर दे मारा और गुस्से से मुझसे बोली, कहा ना कि मुझे नहीं पीना। ये कहकर वो तो चली गई, लेकिन मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मेरा शक खुद ही यकीन में बदलने लगा था। आज मेरी रात में कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मैं घर से ड्यूटी का कहकर निकल गया। मैं अपनी ही गली में कहीं छुप गया। मुझे सच जानना था। कुछ ही घंटों बाद मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि जो मेरे अंदर एक तूफान सा उठा गया था। कुछ दिन बाद रात में वर्दी और पुलिस मोबाइल के साथ मैं अपने घर पहुंचा था। लेडीज स्टाफ मेरे साथ थी। मैंने घर की बेल दी। मेरा यूं घर पर आना कोई अनोखी बात नहीं थी। मैंने लेडीज पुलिस को भी अंदर बुला लिया। सीमा किचन में काम में बिजी थी। मैंने किचन की तरफ इशारा किया। लेडीज पुलिस से सीमा को पकड़कर बाहर ले आई। मेरे सारे घरवाले देखकर हैरान थे। हथकड़ी पहनाओ इसे और ले जाकर लॉकअप में बंद करो। मैंने शब्द किस दिल से कहे थे ये मैं ही जानता था। मेरे सब घरवालों के साथ साथ सीमा भी हैरान थी। कहने लगी, मयंक ये क्या मजाक है। माँ भी मुझ पर चिल्लाने लगी कि ये सब क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये एक जासूस है। मुझे और आप लोगों को ये दूध में नशे वाला पाउडर मिलाकर पिलाती थी और खुद रात को। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, मेरी माँ ने थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, शर्म नहीं आई इतनी अच्छी पत्नी पर इल्जाम लगाते हुए। किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। न जाने सब पर उसने क्या जादू कर दिया था। मैंने कोई सफाई नहीं दी और सीमा को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में बंद कर दिया। अब वो बिल्कुल चुप थी। मेरी बर्दाश्त बस यही तक थी। मैं वापस घर आ गया। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो मेरा गिरेबान पकड़कर कहने लगी, शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी इतनी अच्छी और पवित्र पत्नी के साथ ऐसा सलूक करते हुए। मैंने कहा, रात को जब बिना दूध पिए आप लोग आज सोएंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कौन सच्चा है। 4 साल से वो धोखा दे रही है, मुझे भी और आप लोगों को भी। सबके सामने तो मैं खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने कमरे में आकर जैसे मैं टूट सा गया था। अपने सर से जैसे ही मैंने फर्ज की टोपी उतारी, खुद को वर्दी से आजाद किया, तो याद आया कि मैं अपनी पत्नी को कितना टूट कर चाहता हूँ। बहुत गहरा जख्म दिया था उसने मुझे, इतना बड़ा धोखा दिया था। एक घरेलू लड़की बनकर, मेरी पत्नी बनकर वो मेरी जासूसी कर रही थी। मैं तो उसे अपना हमसफर समझते हुए सारी फाइल उसे संभालने के लिए देता था। कई बार बातों बातों में वो मुझसे केस तक डिस्कस कर लेती थी। मैं भी उसे अपना प्लान बता देता था। मैं तो कभी मरकर भी उस पर शक नहीं कर सकता था अगर मैंने उस दिन उसे पकड़ा ना होता। उसके खुले बाल देखकर ही मेरे दिल ने गवाही दी थी कि वो सीमा है, वो मेरी पत्नी थी। मैं तो उसे उसकी खुशबू से ही पहचान सकता था, लेकिन फिर भी मैं हर सबूत इकट्ठे कर चुका था। वो नशे वाला दूध पिलाकर खुद मेरे राज अपने ग्रुप को बताती थी। वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। उस दिन जब मैंने उसके सर से टोपी उतारी थी, उस वक्त उसके कान का टॉप्स मेरे हाथ लग गया था, जिसमें कैमरा लगा हुआ था। मेरी सारी फाइल जिसमें सब मुजरिमों की डिटेल होती थी। मेरे हर प्लान को वो अपने साथियों को बताती थी। वो उसी कैमरे के जरिए हर बात अपने बॉस को पहुंचा रही थी। पुलिस स्टेशन पर जब मेरी गाड़ी रुकी तो माझी से निकलकर आज मैं आया था। मैं अंदर गया तो मुझे खबर सुनने को मिली कि सीमा कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी था। मेरे नजदीक उस वक्त अपने मुल्क की रक्षा थी। मैं सीमा के सेल के अंदर गया तो वो सर झुकाए बैठी थी। मैं उसके पास जमीन पर ही बैठ गया। सुमैया उर्फ सीमा एक पाकिस्तानी एजेंट थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर किया था। उसकी आंखों में बड़ी अजनबियत सी थी। कहीं से वो मेरी सीमा नहीं लग रही थी। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। उसका चेहरा हर भाव से खाली था। मुझे उसमें ना तो साथ देने वाली और मोहब्बत करने वाली पत्नी नजर आ रही थी और ना ही हमदर्दी रखने वाली औरत। सिर्फ एक भाव था उसके चेहरे पर, और वो था विद्रोह का, इंतकाम का, अपने देश की रक्षा का। पहली बार मुझे सीमा का किताबी हुस्न जैसा चेहरा भी बुरा सा लगा था। मैंने बहुत सख्त लहजे में उससे पूछताछ शुरू की। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ऐसे हथकंडे वही अपनाते हैं जो सामने वार करने से घबराते हैं और पीठ पर छुरा घोंपना जानते हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ये बता दो कि तुम्हारा ग्रुप इस वक्त कहाँ है। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुमने जबान ना खोली
तो मैं भी तुम्हारी तरह देशभक्त हूँ। तुम्हारी जबान खोलने के लिए सब कुछ करूंगा, चाहे इसके बाद मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो अब भी कुछ नहीं बोली। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने वहां मौजूद लेडीज पुलिस से कहा, इस लड़की का रिमांड लो और जब तक ये मुंह ना खोले जरा भी रहम मत करना। मेरी बात सुनकर वो लेडीज पुलिस मुझे हैरत से देख कर बोली, लेकिन सर ये तो आपकी कुछ नहीं लगती। ये शब्द मैंने बहुत मुश्किल से कहे थे। उसका धर्म अलग था। झूठ की बुनियाद पर उसने मुझसे शादी का खेल रचाया था। मैं उसे तलाक देने का सोच चुका था। न जाने इस रिश्ते की क्या हकीकत थी। कुछ ही देर में वो सब बता चुकी थी। वो पहले से शादीशुदा थी, एक पाकिस्तानी एजेंट की पत्नी थी और मुझसे शादी उनके प्लान का ही हिस्सा था। वो बच्चे भी उसके पति के ही थे। वो मेरे बच्चे नहीं थे। इस वक्त हम उस पूरे ग्रुप को गिरफ्तार कर चुके थे। मैंने अपनी ड्यूटी आज निभा दी थी। मेरे सीनियर ऑफिसर को मुझ पर गर्व था। आज इस बात को सालों गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मैं दोबारा से शादी नहीं कर पाया। मैंने अपनी बाकी की जिंदगी देश के नाम पर समर्पित कर दी। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।